Hello dear friends, good morning all of you. बोल भारत माता की। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवधाकर श्री राम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमारा करंट का सेशन दोस्तों कंटिन्यूअस 29 जून से चल रहा है दोस्तों, आज उसी करंट के सेशन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। आइए करंट के सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइन। यूं ही नहीं होती है हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके हाथों को कि हाथों में पहले क्या होती है? उंगलियां, उसके बाद हाथों की लकीरें होती है। दोस्तों, अपने भाग्य पर भरोसा न रखें दोस्तों, ऐसा सोचकर न बैठे कि मेरी किस्मत खराब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, परिश्रम अगर करेंगे तो सफलता एक न एक दिन निश्चित ही मिल जाएगी। दोस्तों, परिश्रम यानी कि सफलता जो है वो परिश्रम की जननी मानी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज को। चलिए दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर रहा है? आपको बताना है दोस्तों, जो बॉक्सिंग की हाल ही में इंटरनेशनल रैंकिंग जारी की गई उसमें कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? पहला अमित पंघल, शिव थापा, कविंदर बिष्ट या दीपक पंघाल? जल्दी से जल्दी अपने साथियों को लाइव लेकर आइए दोस्तों। जो करंट का सेशन बेहद महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के प्रति हो सकता है दोस्तों। चलिए इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। पहले का सही आंसर क्या होगा? पहले का सही आंसर है दोस्तों, आपको बता दूं, इसका सही आंसर है अमित पंघाल। दोस्तों ये भारतीय बॉक्सर है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में दोस्तों अगर आपसे कहूं तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आईबा यानी एक इंटरनेशनल संस्था है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। दोस्तों इसके द्वारा हाल ही में एक रैंकिंग जारी की गई जिसमें 52 किलोग्राम भार वर्ग में, कितने किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों? 52 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वो किसने प्राप्त किया है? अमित पंघाल ने। साथ ही साथ अमित पंघाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसी साल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसने भी बॉक्सिंग रैंकिंग जारी की जिसमें टॉप पर कौन रहे थे? अमित पंघाल। यानी दोस्तों अमित पंघाल को लेकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के अंदर भी भारत की मंजू रानी है, वो द्वितीय पोजीशन पर रही है दोस्तों। आइए इन दोनों के बारे में जानते हैं। चलिए देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 48 किलोग्राम भार वर्ग में 48 किलोग्राम भार वर्ग में देखिए फर्स्ट पोजीशन पर रही, उसका नाम है एकोटेरिना। क्या नाम है उसका? एकोटेरिना। ये दोस्तों 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिला वर्ग में टॉप पर रही। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर ये रसिया की है। ये कहां की है दोस्तों? ये रशियन प्लेयर है, एथलीट है दोस्तों। साथ ही साथ दूसरे नंबर पर रही है, उसका नाम है मंजू रानी। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पहले वापस क्वेश्चन को समझिए कि हाल ही में वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग किसने जारी की? आईबा ने जारी की। आईबा मतलब इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। एमच्योर, ऐसे एमच्योर है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए 52 किलोग्राम भार वर्ग में टॉप पर कौन रहा है? अमित पंघाल। जबकि 48 किलोग्राम भार वर्ग में महिला वर्ग में टॉप पर है एकोटेरिना, जो कहां की है? रसिया की। और मंजू रानी ये कहां की है दोस्तों? ये भारत की है। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 48 किलोग्राम भार वर्ग में इन दोनों ने टॉप किया है। आइए जानते हैं इन दोनों के बारे में अन्य जानकारियों को लेकर। देखिएगा ये है आपके सामने अमित पंघाल, जो दोस्तों भारत को काफी ज्यादा पदक दिला चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात करूं मंजू रानी की तो ये है आपके सामने मंजू रानी। दोस्तों इसी के बाद अगर इसी के बारे में और अन्य जानकारी हम ग्रहण करें तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं AIBA की तो आप मुझे बताइए दोस्तों आईबा का हेडक्वार्टर कहां है? दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां है? इसकी स्थापना की बात करूं दोस्तों 1946 में इसकी स्थापना हुई
और इसकी अंदर बात करूं दोस्तों लाउजेन, जिसको हम कहते हैं लाउसेन। लाउसेन कहाँ है दोस्तों? लाउसेन है स्विट्जरलैंड के अंदर। यहां पर इसका क्या है दोस्तों? हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा दोस्तों, हाल ही में एक चर्चा में रही थी भारतीय, जिसका नाम था दोस्तों लेशराम सरिता देवी। देखिए मैं यहां नाम लिख रहा हूं, लेशराम सरिता देवी। ये हाल ही में क्यों चर्चा में रही है आपको बताना है। लेशराम सरिता देवी हाल ही में क्यों चर्चा में रही है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। लेशराम सरिता देवी जो मणिपुर से संबंध रखती है, एक बॉक्सर है दोस्तों, और इन्हीं को हाल ही में आईबा एथलेटिक आयोग के अंदर सदस्य के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों ये थी जानकारी पहले क्वेश्चन को लेकर। तो दोस्तों याद रखिएगा क्या क्वेश्चन बन सकता है अमित पांघाल और मंजू रानी को लेकर। चलिए, तो आईबा की स्थापना, तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की स्थापना 1946, हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। दोस्तों ये सेशन अंत तक देखे, बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का सेशन, जिसके अंदर दोस्तों कल रात तक की सुर्खियों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 में भारत की रैंक क्या रही? यानी कि दोस्तों SDG रैंकिंग जारी की गई, उसके अंदर भारत की रैंक क्या रही है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर टाइप करिए। बिल्कुल जल्दी से जल्दी। लोकेश मिनारिया, कृष्णा, दशरथ, ओम प्रकाश, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। क्या सही आंसर होगा इसका? चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो भारत की रैंक की अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है 117। यानी कि दोस्तों हाल ही में SDG, क्या होता है SDG, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ भारत की रैंक कौन सी नंबर की रही? 117वीं रैंक रही। आपको बता दूं दोस्तों, सतत विकास यानी कि दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन और बर्टेल्स स्टिप्टन द्वारा यह रैंक हाल ही में जारी की गई, जिसके अंदर दोस्तों टॉप पर रहा है स्वीडन। टॉप पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन। सेकंड पर रहा है दोस्तों, इसी के अंदर सेकंड पर रहा है डेनमार्क। कौन रहा है? डेनमार्क। दोस्तों थर्ड पर रहा है फिनलैंड, और भारत की रैंक रही है 117। आइए जानते हैं क्या होता है इस स्टेट सतत विकास लक्ष्य। यानी कि दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जिसमें कौन सा देश उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसने कौन कौन सी योजना बनाई है, उन लक्ष्यों को कितना उसने प्राप्त किया है, यही होता है SDG। याद रखिएगा। तो पहला स्थान किसका रहा है दोस्तों? स्वीडन का। दूसरा किसका है? डेनमार्क का। भारत की कौन सी रैंक रही है वो याद रखना है, 117वीं रैंक रही है। चलिए दोस्तों इसी के अंदर बात करते हैं अन्य के बारे में। तो देखेंगे कौन कौन से 17 गोल्स है जिनको प्राप्त करना रहता है। ये आपके सामने देखिएगा 17 गोल्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। इसके अंदर देखो, पहला नो पॉवर्टी यानी गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लैंगिक असमानता, इस प्रकार के दोस्तों टोटल 17 गोल्स है। इनको प्राप्त करने के लिए कौन सा देश कितना प्रयासरत है? तो 2020 की जो दोस्तों रैंकिंग जारी की है उसमें भारत 117वें स्थान पर रहा है। टोटल 166 देशों की रैंकिंग जारी की गई। इस SDG के अंदर दोस्तों सबसे अहम मुख्य रूप से बांग्लादेश रहा है, जिसने दोस्तों बहुत ही अच्छा सुधार किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके बारे में। तो दोस्तों साथ ही साथ कुछ अन्य रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में दोस्तों इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंडेक्स, दोस्तों EPI इन्वायरमेंट प्रोग्राम इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो 2020 में यह जारी हुई, जिसमें भारत की रैंक रही थी दोस्तों 168। भारत की रैंक कौन सी रही दोस्तों? 168 रैंक रही। इसके अंदर टॉप पर रहा था डेनमार्क। इसके अंदर टॉप पर कौन रहा था? डेनमार्क रहा था दोस्तों। तो ये चीज याद रखिएगा। साथ ही साथ एक और चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यह भी रैंक जारी की गई। इसके अंदर दोस्तों भारत की जो रैंक रही है वो 142 रही। कौन सी रही दोस्तों? 142 रही। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर टॉप पर रहा वो कौन सा देश रहा? नॉर्वे रहा। कौन सा देश रहा दोस्तों? नॉर्वे। साथ ही साथ अगर बात करूं, हाल ही में एक रैंक और जारी की गई जिसको हम कहते हैं रियल एस्टेट। क्या कहते हैं दोस्तों? रियल एस्टेट। रियल एस्टेट रैंकिंग के अंदर भारत की जो रैंक रही है वो 34वीं रैंक रही है। कौन सी रैंक रही है दोस्तों? 34वीं।
तो कई बार दोस्तों ताजा इंडेक्स को लेकर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी दूसरे क्वेश्चन को लेकर। ध्यान रखिएगा सतत विकास लक्ष्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मुख्य रूप से साथियों को इसकी लिंक शेयर करें ताकि उनका भी बहुत अच्छे से दैनिक समसामयिक की तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में 66वें भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। आपको बताना है कि हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों। सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन से नंबर का पूछा है इसने? 66वें। दोस्तों जानेंगे आज के ग्रैंड मास्टर क्या होता है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे। जल्दी से जल्दी आंसर दे। सही आंसर क्या होगा? डी गुकेश, जी आकाश, गिरीश कौशिक या पृथु गुप्ता। जल्दी से जल्दी आंसर टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल मेरे कुछ साथी है जो सही आंसर बता रहे हैं। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जी आकाश। दोस्तों जी आकाश की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा आपके सामने है जी आकाश, इंडिया 66 ग्रैंड मास्टर। दोस्तों अगर मैं बात करूं इनके संदर्भ में तो क्या चीजें और पूछी जा सकती है। इनका संबंध है दोस्तों चेन्नई से, यानी कि ये कहां से है? चेन्नई। चेन्नई सभी जानते हैं दोस्तों तमिलनाडु के अंदर है। ये भारत के कौन से नंबर के हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा ये भारत के कौन से नंबर के हैं? 66वें। जबकि मैं 65वें की अगर बात करूं, भारत के 65वें दोस्तों ध्यान रखिए भारत के 65वें जो थे वो रौनक साधवानी थे। कौन थे दोस्तों? रौनक साधवानी। चलिए बताते हैं इनके बारे में। ये देखिएगा रौनक साधवानी, ध्यान रखिएगा इनके बारे में दोस्तों। साथ ही साथ अगर मैं 64वें की बात करूं तो पृथु गुप्ता। रौनक साधवानी मात्र 13 साल के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी दोस्तों। ग्रैंड मास्टर क्या होता है चलिए जानते हैं। दोस्तों आपने गेम्स का नाम सुना होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है शतरंज। इसको हम चेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चेस। आप सभी को पता होगा। आप मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर टाइप करके बताइए शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें अपना। शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं दोस्तों? चलिए बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल कुछ साथी बता रहे हैं शतरंज का जो बोर्ड होता है दोस्तों इसमें 64 खाने होते हैं। कितने खाने होते हैं? 64। इसीलिए दोस्तों इसको चौसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? चौसर। अच्छा ग्रैंड मास्टर का मतलब ये होता है दोस्तों कुछ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है जिसके अंदर रेटिंग दी जाती है। अगर आपकी रेटिंग अच्छी है तो आपको ग्रैंड मास्टर के रूप में नॉमिनेट किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों ये रेटिंग कौन देता है? वो देता है फीडे। एक संस्था है दोस्तों जिसका नाम है फीडे। ये रेटिंग देने का कार्य करती है दोस्तों, याद रखिएगा। यहां से भी क्वेश्चन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ परिषद, इसके द्वारा यह रेटिंग प्रदान की जाती है। साथ ही साथ भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की बात करूं तो उनका नाम सभी को पता होगा। बताइए क्या नाम है उनका? विश्वनाथ आनंद। यस, क्या नाम है उनका? विश्वनाथ आनंद। ये भारत के पहले क्या थे दोस्तों? ग्रैंड मास्टर, जो तमिलनाडु से ही थे दोस्तों। ये कहां से थे? तमिलनाडु से, याद रखिएगा। और इन्हीं को दोस्तों आप सभी को पता होगा 1992-93 के अंदर भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो भारत का पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे दिया? विश्वनाथ आनंद। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। यानी कि विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो हम क्या कहेंगे? शतरंज से। आप मुझे बताइए विश्व शतरंज दिवस, अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताए कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस। बिल्कुल सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर है 20 जुलाई। क्या इसका सही आंसर? 20 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों ये जो संस्था है फीडे, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924। अगर मैं फीडे की बात करूं तो दोस्तों इसके अंदर लगभग 185 सदस्य देश है और इसका हेडक्वार्टर भी लाउजेन के अंदर ही है। और लाउजेन के बारे में अभी हमने बात करी थी। लाउजेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है,
याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा दोस्तों, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? तो वो उनका संबंध है शतरंज से। नॉर्वे के खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आया था, माइंड मास्टर। माइंड मास्टर किसकी दोस्तों ऑटोबायोग्राफी है? माइंड मास्टर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है विश्वनाथ आनंद की। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसकी है ये? विश्वनाथ आनंद की है दोस्तों। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 64 होते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने सांसदों को सांसद रत्न 2020 देने की घोषणा की है? आपको बताना है कि 2020 के अंदर सांसद रत्न कितने जनों को, यानी कितने आदमियों को, कितने पर्संस को दिया जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। सही आंसर क्या होगा इसका? 8, 9, 11 या 10? दोस्तों इसका सही आंसर है 10। दोस्तों 2020 आपको यूं याद रखना है, 10 का डबल क्या होता है? 20। यानी कि दोस्तों 10 सांसदों को 2020 के लिए सांसद रत्न दिया जाएगा, ये चीज याद रखें। साथ ही साथ बात करें तो 2010 में दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के सुझावों के तहत यह सांसद रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कौन सा पुरस्कार? सांसद रत्न। अच्छा दोस्तों, इस बार कितने जनों को दिया जाएगा? तो 10। पिछली बार की अगर बात करूं तो दोस्तों 12 जनों को, यानी कि 12 व्यक्तित्व को दिया गया था। अनुराग ठाकुर नाम सुना होगा, उन्हें दिया गया था। अच्छा, जानते हैं दोस्तों इन 10 में से राज्यसभा सदस्य कितने हैं और लोकसभा सदस्य कितने हैं? चलिए, तो दोस्तों टोटल जो 10 सदस्य है उसकी अगर मैं बात करूं तो इनमें से 2 सदस्य है राज्यसभा से और 8 सदस्य है लोकसभा से, यानी कि टोटल 10 को दिया जाएगा सांसद रत्न। उसमें दोस्तों आपने नाम सुना होगा, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, है ना, सुभाष रामाराव, और इसी प्रकार से टोटल 8 सदस्य तो लोकसभा से है और 2 सदस्य राज्यसभा से है। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिएगा आपके सामने है, ये देखिए, ये सभी जो सदस्य है यानी कि इनको प्रदान किया जाएगा। आपको दिख रहा होगा सांसद महारत्न अवार्ड, यानी कि दोस्तों मुख्य रूप से किन किन को दिया जाएगा, ये नाम है आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कब से प्रारंभ हुए, तो ध्यान रखिए कब से प्रारंभ हुए? 2010 से। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। एक देश का नाम सुना होगा, हाल ही में भारत के समक्ष एक संकट उत्पन्न हुआ है। क्या संकट है उसके संदर्भ में हम जानेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, क्वेश्चन सुनिएगा पहले। कुवैत में नए एक्सपेक्ट का मतलब होता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं एक प्रकार से प्रवासी कोटा, प्रवासी नागरिक कोटा विधेयक में भारतीयों का कोटा कितना प्रतिशत रखा गया। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कुवैत के अंदर कुछ प्रवासी भारतीय काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, तो अब क्या किया है, कुवैत ने एक निश्चित कोटा रख दिया है। और कितना परसेंट कोटा रखा कि कितने परसेंट भारतीय अब वहां रह सकेंगे केवल। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 15%, 13%, 20% या 30%? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। चलिए कुछ साथी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल। चलिए इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि दोस्तों अब कितने परसेंट के लोग निवास कर सकेंगे कुवैत के अंदर, कितने परसेंट भारतीय निवास कर सकेंगे? मात्र 15%। आइए जानते हैं पूरी क्या स्टोरी है उसके बारे में। दोस्तों समझिएगा, आपने देखा होगा ये जो देश दिखाई दे रहा है ये है कुवैत। दोस्तों साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है ये है आपके सामने कुवैत। कुवैत एक, ये जो देश दिखाई दे रहा है दोस्तों ये पूरा है कुवैत। कुवैत की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये खाड़ी देश है। और आपने देखा होगा कि विश्व का लगभग 65% पेट्रोलियम उत्पादन खाड़ी देश कर रहे हैं। दोस्तों खाड़ी देश का जो कुवैत देश है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनेगा। यहाँ का क्षेत्रफल है 17,818 वर्ग किलोमीटर। कुवैत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 17,818। और यहाँ की, यानी कि ये क्या है इसका क्षेत्रफल। और यहाँ की अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो दोस्तों कुवैत की जो जनसंख्या है वो लगभग 43 लाख है। यानी कितने लाख है दोस्तों?
लगभग 43 लाख जनसंख्या है। राजस्थान के दोस्तों नागौर जैसा है ये कुवैत, यानी कि भारत के नागालैंड राज्य के समान इसका क्षेत्रफल है दोस्तों, बिल्कुल छोटा। नागौर के मुख्य रूप से समान ही इसका क्षेत्रफल है। नागौर का भी लगभग 17,700 है और इसका 17,800 है दोस्तों। चलिए क्या है इसके बारे में जानते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 43 लाख है दोस्तों। उनमें से दोस्तों अगर बात करें तो 30 लाख लोग जो है वो प्रवासी है। कितने लाख लोग प्रवासी है यहाँ पर? 30 लाख, यानी कि यहाँ की मात्र जनसंख्या जो है वो कितनी है दोस्तों? 13 लाख जनसंख्या। कुवैत की जनसंख्या कितनी है? 13 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना दोस्तों, लगभग 14.5 लाख भारतीय निवास करते हैं। यहाँ पर कितने लोग भारतीय है दोस्तों? 14.5 लाख भारतीय निवास करते हैं, यानी कुवैत की जो टोटल पॉपुलेशन है उससे भी हमारी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है कुवैत के अंदर। तो दोस्तों समस्या क्या आई है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, विश्व के मैप की अगर मैं बात करूं, आपको दिखाई दे रहा होगा एशिया महाद्वीप के अंदर एक खाड़ी देश दिखाई दे रहा है, कुवैत। कुवैत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये खाड़ी देश है और इसके जस्ट निकट, अच्छा मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, खाड़ी। खाड़ी क्या होता है दोस्तों? खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी का मतलब दोस्तों ऐसा जलीय क्षेत्र जो तीनों ओर से स्थल आबद्ध हो और एक ओर से जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ हो, ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों, भारत के अंदर मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खाड़ी का मतलब क्या होता है? तीन ओर से स्थल आबद्ध। अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों गल्फ ऑफ, देखो एक नाम बताता हूं आपको दोस्तों, इसी के निकट स्थित है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है यहाँ पर? फारस की खाड़ी। यहां पर स्थित है दोस्तों फारस की खाड़ी और इसी के जस्ट यहां पर है ओमान की खाड़ी। तो दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल संधि है यहाँ, उस जल संधि का नाम आपको बताना है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? उस जल संधि का नाम है दोस्तों हॉर्मुज जल संधि। क्या नाम है उस जल संधि का? हॉर्मुज जल संधि। और ये क्वेश्चन पिछली बार सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर ये पूछा गया था कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है साथियों, याद रखें। साथ ही साथ अब बात करते हैं कुवैत के बारे में, क्या कारण है कि ऐसा किया है इसने। तो दोस्तों कुवैत की बात करें तो कुवैत के संदर्भ में कुवैत की राजधानी है दोस्तों मुख्य रूप से कुवैत सिटी, याद रखिए। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में अन्य जानकारियां। तो देखिए दोस्तों समझना, आप यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुवैत की अगर बात करें क्या कारण है कि कुवैत ने ऐसा किया है। तो प्रमुख कारण अगर मैं समझूं तो दोस्तों पहला कारण तो आपको दिखाई दे रहा है कि अधिकांश जनसंख्या क्या है? प्रवासी है। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा दोस्तों तेल कीमतों में क्या आ गई है? यहाँ पर गिरावट। तेल कीमतों में क्या देखी गई दोस्तों? गिरावट। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कोरोना महामारी के कारण सारी जो गाड़ियां हैं वो घर में पड़ी हुई है, इसका मतलब तेल का उपभोग नहीं हुआ। अगर मांग नहीं होगी तो आपूर्ति नहीं होगी, इसका मतलब कच्चे तेल के दामों में क्या आई है दोस्तों? गिरावट आई है। इसका मतलब वहां पर आय का जो अर्जन है वो कम हुआ है। दूसरा कारण इसने ये बताया है कि यहाँ पर भारतीय जो श्रमिक है उसका 1/3 श्रमिक क्या है दोस्तों? निरक्षर है। क्या है? निरक्षर है। यह भी इसने एक कारण बताया है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों एक और जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, कोरोना। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ का क्षेत्रफल नागौर के समान है, यानी कि दोस्तों जो बस्तियां है वो बस्तियां की अगर बात करूं दोस्तों तो बस्तियों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यहाँ की बस्तियां बहुत सकड़ी है। तो वहां कोरोना के कारण दोस्तों हाल ही में पूरे कुवैत के अंदर लॉकडाउन हो गया है। तो दोस्तों ये तीसरा कारण है। साथ ही साथ दोस्तों कुवैत की अगर बात करें तो देखिएगा इससे यह माना जा रहा है कि लगभग दोस्तों 8 लाख भारतीयों को यानी 14.5 लाख का 15% की अगर बात करें तो 8 लाख भारतीयों को दोस्तों वहां से मुख्य रूप से निकाला जाएगा। तो दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दा हो गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। तो तेल कीमतों में गिरावट, साथ ही साथ दोस्तों 1/3 भारतीय निरक्षर, यह उन्होंने हवाला दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा कुवैत से संबंध में क्वेश्चन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। साथियों सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके बताइए, थंब करके बताइए आपको सेशन अच्छा लग रहा है।
बहुत ही अगला अच्छा क्वेश्चन है अगला, देहिंग पटकोई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया गया है। दोस्तों यह नेशनल पार्क बनाया है नया, तो आपको बताना है यह नेशनल पार्क कहां स्थित है, नेशनल पार्क कहां अवस्थित है दोस्तों, बताइए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या असम या मणिपुर। देहिंग पटकोई, ज्योग्राफिकली भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका सही आंसर है दोस्तों असम। बिल्कुल मेरे कुछ साथी सही आंसर दे रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, असम होगा दोस्तों। देखिए देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सबसे पहले 1992 के अंदर दोस्तों 1992 के अंदर इसको एलिफेंट रिजर्व के रूप में नॉमिनेट किया था, एलिफेंट रिजर्व के रूप में नॉमिनेट किया था। उसके अलावा दोस्तों यहीं से अगर मैं बात करूं 2004 में इसको सेंचुरी बनाया गया, क्या बनाया गया दोस्तों, अभ्यारण्य घोषित किया। अब दोस्तों हाल ही में इसको क्या बना दिया है, नेशनल पार्क। दोस्तों आपको बता दूं पूर्वोत्तर भारत के अंदर एक भारतीय कंपनी है जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। इस अभ्यारण्य के जस्ट निकट कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला निकालने के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी ली। दोस्तों इसने क्या किया, इसने एक कंपनी को ठेका दिया जो वहां पर कोयला निकालने के कारण ब्लास्टिंग का कार्य कर रही थी, यानी कि दोस्तों ये इको सेंसिटिव जोन में क्या कर रही थी, कोयला निकालने का कार्य कर रही थी। तो दोस्तों उसके अलावा क्या हुआ, अभी हाल ही में दोस्तों सोशल कैंपेन के माध्यम से असम के अंदर लोगों में जागरूकता अत्यधिक होने के कारण, वनों के प्रति जागरूकता अधिक होने के कारण एक सोशल कैंपेन चलाया, जिसमें क्या हुआ, इस कोल इंडिया लिमिटेड और वन और पर्यावरण मंत्रालय की आलोचना की गई। अभी हाल ही में इसने क्या किया दोस्तों, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इस पर क्या कर दी, पेनल्टी लगा दी। पेनल्टी लगा दी तो दोस्तों एक तरफ कोल इंडिया लिमिटेड जो भारतीय केंद्रीय कंपनी है और एक तरफ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दोनों आमने सामने हो गए थे। तो उसको देखते हुए असम सरकार ने हाल ही में इस देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस में तब्दील कर दिया है, नेशनल पार्क। यानी अब उसके आसपास क्या नहीं हो सकती दोस्तों, माइनिंग नहीं हो सकती। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा कहां स्थित है देहिंग पटकोई वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, बायोडायवर्सिटी ऑफ देहिंग पटकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था जिसको अब किस में तब्दील कर दिया गया है, नेशनल पार्क में। तो आप मुझे बताइए दोस्तों असम के मुख्यमंत्री का नाम, असम के मुख्यमंत्री कौन है, उसका आंसर आपको टाइप करना है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, कौन है वर्तमान में असम के सीएम, असम के मुख्यमंत्री, जल्दी से जल्दी आंसर दें। सर्बानंद सोनोवाल, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। उसके अलावा दोस्तों असम की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा यहां के गवर्नर बताइए जल्दी से जल्दी, गवर्नर है जगदीश मुखी। कौन है, जगदीश मुखी, याद रखिए। तो दोस्तों असम में पहले ही डिब्रू सैखोवा, मानस है ना, ये सभी नेशनल पार्क स्थित है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अभी हाल ही में अब मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर वर्तमान में भारत में कुल कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं, तो आपको बता दूं भारत में लगभग 107 नेशनल पार्क हो चुके हैं। कितने हो गए हैं दोस्तों, लगभग 107 हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं असम के बारे में अन्य जानकारियां। भारत का पूर्वोत्तर राज्य है असम। आपको बता दूं दोस्तों पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो कौन सा राज्य है, असम है दोस्तों। असम की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो राजधानी कहाँ है दोस्तों, दिसपुर। राजधानी कहाँ है इसकी, दिसपुर है। और असम के अंदर ही आपने देखा होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दे इसका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, जो असम के जोरहट स्थान पर स्थित है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है माजुली। याद आया क्या कुछ, माजुली जो है दोस्तों गुवाहाटी के अंदर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहां से। अच्छा असम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपने देखा होगा हाल ही में दिल्ली के अंदर प्लाज्मा बैंक की स्थापना की। दिल्ली के बाद प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने वाला राज्य जो है वो कौन सा है दोस्तों, असम ही है। असम के बारे में ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा।
पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सही आंसर क्या होगा उसका? असम। बिल्कुल। तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब आप मुझे बताइए केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, बिल्कुल प्रकाश जावड़ेकर। चलिए, ये थी जानकारी छठे क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक घर में एलपीजी प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है? यानी कि दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य बन गया है जिसने प्रत्येक घर को 100% एलपीजी विद्युत कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? सही का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, असम या केरल? सही आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। तो दोस्तों इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने उज्ज्वला योजना के तहत, कौन सी योजना? उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों, उज्ज्वला योजना जो है वो प्रारंभ हुई थी मई 2016। इसके अंदर क्या था? गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना। उसी के तहत दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने प्रत्येक घर को एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया है और यह भारत का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, अन्य जानकारियों की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है। बिल्कुल, कुछ साथी मेरे आंसर दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी दीजिएगा। बिल्कुल, जयराम ठाकुर। कौन है दोस्तों? जयराम ठाकुर। गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां से। साथ ही साथ में अगर बात करूं दोस्तों तो देखिएगा, एक चीज और ध्यान रखें, हिमाचल प्रदेश के मैप को लेते हैं। चलिए पहले मैप को देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश कहां अवस्थित है और हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर है लद्दाख। लद्दाख दिखाई दे रहा है। लद्दाख के जस्ट नीचे है दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिए, लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाता है, साथ ही साथ पंजाब के साथ सीमा बनाता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। मतलब ये जो पंजाब दिखाई दे रहा है, इस पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया। उसके अलावा 1971 में ये भारत का 18वां राज्य बना। 25 जनवरी 1971 को ये भारत का कौन सी नंबर का राज्य बना? 18वां राज्य बना। दोस्तों इसी के बारे में ध्यान रखिए, काफी बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। कहाँ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश को लेकर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्या है? फगली महोत्सव। फगली महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों फगली उत्सव जो है वो भी कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों अभी 3-4 महीने पहले एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था समझिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कौन से राज्य के अंदर स्थित है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य के अंदर है? जल्दी से जल्दी आंसर दें। देखिए सही आंसर क्या होगा इसका। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों आपको बता दूं, यहां पर एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है उसका? रोहतांग दर्रा। इसी रोहतांग दर्रे के अंदर एक टनल है, उस टनल का नाम है रोहतांग टनल, जिसका 2019 में नाम बदलकर कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी टनल। क्या कर दिया है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी टनल कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा दोस्तों। तो साथियों आप सभी को अगर सेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार थंब करके बताइए कि सेशन बेहतरीन है। चलिए जल्दी से जल्दी करिए थंब। बिल्कुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये थी जानकारी हिमाचल प्रदेश के बारे में।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 244वां 244वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? आपको बताना है ऐसा कौन सा देश है जिसने हाल ही में दोस्तों क्या मनाया? 244वां स्वतंत्रता दिवस। यानी कि दोस्तों किसने मनाया स्वतंत्रता दिवस? ऐसा कौन सा है? जापान, अमेरिका, कनाडा या ब्राजील? सही आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर क्या होगा? जापान होगा, अमेरिका होगा, कनाडा होगा या ब्राजील होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अमेरिका। दोस्तों आपको बता दूं, यूएसए, अमेरिका ने हाल ही में अपना 244वां स्थापना मुख्य रूप से स्वतंत्रता दिवस मनाया। जानते हैं अमेरिका के बारे में? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने दोस्तों वीडियो कॉल के माध्यम से बधाई दी। तो ट्रंप जी ने क्या कहा कि इंडिया लव्स अमेरिका, यानी कि दोस्तों अमेरिका हमेशा भारत को क्या है, चाहता रहा है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा अभी थोड़े दिन पहले H1B जो वीजा था, उस वीजा को लेकर भी दोस्तों चर्चा में रहा था अमेरिका, जिसमें भारतीयों को दोस्तों वहां से निकालने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ दोस्तों अश्वेत, जिनका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड, क्या नाम था? जॉर्ज फ्लॉयड, एक पुलिसकर्मी द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। उसको लेकर वहां पर आंदोलन उग्र हो गया था दोस्तों, याद होगा सभी को। तो वो भी कौन सा देश था? अमेरिका था दोस्तों। तो अमेरिका के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इसने अपना स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया है आपको बताना है। और ये पहले किस देश के उपनिवेश देश था? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए कि अमेरिका ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया दोस्तों। चलिए तो आपको बता दूं दोस्तों, हाल ही में मनाया इसने अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है वो मनाया है 4 जुलाई को। अच्छा, हुआ क्या था आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों अमेरिका जो है 1765 से लेकर 1783 तक लगभग ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में रहा, यानी कि यह भी अंग्रेजों के गुलाम रहा। लेकिन दोस्तों आप सोचिए 1765 से 1783 में ये गुलाम रहा, लेकिन एक भारत है जो दोस्तों 1947 में जाकर आजाद हुआ। तो जब हम यहाँ के गुलाम थे उससे पहले ही वो क्या हो चुके थे दोस्तों? आजाद हो चुके थे। तो अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है दोस्तों? 4 जुलाई को मनाता है। और इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था दोस्तों, राज चेट्टी है ना, याद है सभी को? 38 प्रवासियों को सम्मानित करेंगे, उनमें से 2 भारतीय थे दोस्तों, एक एंकोलॉजिस्ट थे और एक इकोनॉमिस्ट थे दोस्तों। तो याद रखिएगा इनके बारे में। देखते हैं चलिए अमेरिका के संदर्भ में और क्या जानकारी हो सकती है। ये आपके सामने है उत्तरी अमेरिका का मैप। उत्तरी अमेरिका के अंदर दोस्तों अगर मैं बात करूं अमेरिका की, तो आपको यह दिखाई दे रहा होगा यूनाइटेड स्टेट। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, अमेरिका जो है दोस्तों वो आजाद कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1776। आजाद तो ये इस दिन हो गया था, लेकिन दोस्तों पूर्णतया स्वतंत्रता की बात करें तो इनको आजादी मिली थी 1783 के अंदर। आजादी कब मिली थी? 1783 के अंदर। दोस्तों अमेरिका के अंदर 13 जो रेड इंडियन कॉलोनियां थी, रेड इंडियन जो कॉलोनियां थी, उन्हीं को कहा जाता था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ध्यान रखिएगा। उसके अलावा वर्तमान अगर मैं बात करूं तो यहां पर यह ऊपर दिख रहा होगा आपको कनाडा, नीचे है आपके यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों यहां पर है अलास्का, ये जो क्षेत्र है इसका नाम क्या है? अलास्का है दोस्तों। और ये अलास्का किसका पार्ट है दोस्तों? याद रखिएगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पार्ट है। ध्यान रखिए। कनाडा और अमेरिका के बीच में आपको बता दूं दोस्तों 49 डिग्री दोस्तों 49 डिग्री वेस्ट, यानी कि 49 डिग्री, यहां जो बीच में जो रेखा जाती है उसका नाम है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये दोस्तों अमेरिका और कनाडा को क्या करती है? दोनों को अलग करती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके जस्ट नीचे आपको मेक्सिको दिखाई दे रहा होगा। अमेरिका के अंदर दोस्तों टोटल 50 स्टेट है। कितने स्टेट है यहाँ पर? टोटल कितने स्टेट है? 50 स्टेट है। तो दोस्तों अमेरिका जो विश्व का पहला दोस्तों प्रजातंत्र वाला देश है। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान बनाने वाला, यानी 1789 के अंदर इन्होंने अपना पहला लिखित संविधान बनाया था दोस्तों।
और अमेरिका के संदर्भ में और क्वेश्चन बन सकता है, पेरिस संधि के तहत दोस्तों 1783 में अमेरिका जो है वो ब्रिटिश से यानी ब्रिटिश उपनिवेश से क्या हुआ था, आजाद हुआ था। तो अमेरिका की बात आई है, तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको, जल्दी से जल्दी बताइए। अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताइए जल्दी से जल्दी, जिनका नाम क्या है, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की अगर मैं बात करूं तो इनके बारे में जानिए दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको एक पत्र लिखकर दोस्तों इस्तीफा देने की घोषणा की है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों में से बाहर होने की घोषणा किसने कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा दोस्तों, अमेरिका अप्रैल से ही दावे कर रहा है कि चीन की वुहान लैब से दोस्तों इस वायरस को मुख्य रूप से कृत्रिम रूप से बनाया गया और उसे संपूर्ण विश्व के अंदर फैलाया गया। अमेरिका हमेशा से दावे करता रहा है और अप्रैल के अंदर ही दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो फंड था वो अमेरिका ने क्या कर दिया था, रोक दिया था दोस्तों। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की है दोस्तों। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। अच्छा, मेरे कुछ साथी कह रहे हैं सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, चलिए बताइए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, जिनेवा। कहाँ है दोस्तों, जिनेवा। जिनेवा कहाँ है आपका, स्विट्जरलैंड के अंदर है। टेड्रोस अदानोम वर्तमान में इसके क्या है, इथियोपिया के हैं, और टेड्रोस अदानोम वहां वर्तमान में महासचिव है किसके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। तो दोस्तों ये थी जानकारी अमेरिका के बारे में और 8वें क्वेश्चन के बारे में। तो याद रखें कौन सा स्थापना दिवस या कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया इन्होंने, 244वां। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता। आपको बताना है दोस्तों F1 ऑस्ट्रेलियन खिताब जो है वो किसने जीता है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। सही आंसर क्या होगा, वॉल्टेरी बुटास, चार्ल्स लेक्लर, लेडो नॉरिस या लुइस हैमिल्टन। सही आंसर क्या होगा इसका, चलिए जानते हैं। इसका सही आंसर है वह है वॉल्टेरी बुटास। आपको बता दूं दोस्तों ऑस्ट्रिया के राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना के निकट हाल ही में यह रेस आयोजित की गई, जिसके अंदर दोस्तों फार्मूला 1 रेस किसने जीती है, वॉल्टेरी बुटास ने। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर है, किसके ड्राइवर है दोस्तों, मर्सिडीज के ड्राइवर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है दोस्तों। दूसरे नंबर पर दिख रहा होगा चार्ल्स लेक्लर, ये दूसरे स्थान पर रहे थे दोस्तों, और ये फरारी के ड्राइवर है। किसके हैं, फरारी के। आप मुझे बताइए लुइस हैमिल्टन, इनका संबंध किस देश से है, लुइस हैमिल्टन है, ये इंग्लैंड के हैं दोस्तों। और इनकी अगर मैं बात करूं ये भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी इसके संदर्भ में दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अच्छा जानते हैं, देखिए क्या है, कौन है लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बुटास। तो ये देखिएगा ये है वॉल्टेरी बुटास। और क्या होती है फार्मूला 1 रेस, तो इस प्रकार की आपने फार्मूला 1 कार देखी होगी, ये इसी रेस को कहते हैं फार्मूला। और ये आपके सामने खड़े हैं, देखिए लुइस हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा। चलिए तो दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों 2020 के अंदर जो लिविंग इंडेक्स जारी की गई उसमें वियना टॉप पर रहा था, और भारत का पुणे शहर इसमें टॉप पर रहा था। विश्व के अंदर कौन रहा था, वियना रहा था। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के बारे में, वॉल्टेरी बुटास के बारे में। आइए जानते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो साथियों, अगर आपको सेशन बेहद अच्छा लग रहा है तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने साथियों को लाइव लेकर आइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान लॉन्च किया है, यानी कि दोस्तों एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है इंतजार आपका। किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, जल्दी से जल्दी आंसर दे। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से जल्दी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री यानी पर्यटन मंत्रालय द्वारा दोस्तों एक प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया गया। यानी इन्होंने बताया है कि कोरोना काल में पर्यटकों को हम किस प्रकार से सुविधाएं देते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कान्हा नेशनल पार्क जो काफी चर्चित नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क जिसके बारे में कल ही हमने चर्चाएं की थी, पेंच नेशनल पार्क जिसके बारे में हमने बात करी थी, खजुराहो मंदिर,
यानी कि कई सारे पर्यटन स्थल स्थित है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था दोस्तों, नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात जो भारत का सबसे सुंदरतम जलप्रपात है, नाम बताइए उसका क्या है? भारत का सबसे सुंदरतम भेड़ाघाट की चट्टानों के बीच में, संगमरमर की चट्टानों के बीच में बनता है, नर्मदा नदी पर बनता है, जिसका नाम बताना है, जल्दी से जल्दी बताओ। देखिए, धुआंधार जलप्रपात कहां बनता है? ये जबलपुर के निकट। कहां बनता है दोस्तों? जबलपुर के निकट। तो ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी किसके संदर्भ में ग्रहण की हमने? मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, राजा भोज की नगरी भोपाल। कौन सी है? भोपाल। यही स्थित है आपकी भोजताल झील। क्या है यहाँ पर? भोजताल झील, याद रखिए। और दोस्तों, यही का एक शहर आपने बार बार नाम सुना होगा, इंदौर। अहिल्याबाई होलकर जो दोस्तों एयरपोर्ट है वो कहाँ स्थित है? इंदौर के अंदर। और हाल ही में इंदौर के नगर पालिका ने दोस्तों जो कोरोना के कचरे के लिए दोस्तों येलो डिब्बों का निर्माण किया है। तो ध्यान रखिएगा। ये थी जानकारी मध्य प्रदेश के बारे में दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश में हाल ही में जो इंतजार आपका है, एक प्रकार का सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया है, जिसका लोगो देखिएगा इस प्रकार से। इंतजार आपका, यानी कि दोस्तों मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय इंतजार कर रहा है आपका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंट्रीज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल, ये जो एक प्रकार की केंद्रीय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा जो संघ है, इसके हाल ही में पहले अध्यक्ष किसे बनाया है? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इजयंती श्रीनिवास, श्रीकांत माधव वैद्य, सुखबीर सिंह संधू या रविंदर भाकर? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में इसकी नियुक्ति की गई। इसका सही आंसर है, आपको बता दूं दोस्तों, इजयंती श्रीनिवास। दोस्तों, आपको बता दूं, ये जो संस्था है इसके संदर्भ में IFSCA, इसका जो निर्माण है दोस्तों, ये 27 अप्रैल को हुआ, यानी कि 27 अप्रैल 2020 को इसका निर्माण किया गया। और इसकी अगर बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये भारत के वित्तीय मामलों के अंदर सलाहकार के रूप में कार्य करेगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इजयंती श्रीनिवास के बारे में। दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, श्रीकांत माधव वैद्य, इसकी अगर मैं बात करूं तो इनको हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का हाल ही में दोस्तों अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया। दूसरा ऑप्शन, उसके बाद तीसरा देखिए सुखबीर सिंह संधू, इनकी अगर बात करूं दोस्तों तो देखिएगा NHAI, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके दोस्तों मुख्य रूप से अध्यक्ष के रूप में इनके जो कार्यकाल में वृद्धि की है वो 6 माह की है। रविंदर भाकर की अगर मैं बात करूं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO के रूप में इनको बनाया गया है दोस्तों। तो ये थी जानकारी इस क्वेश्चन के बारे में। आइए जानते हैं इंजेती श्रीनिवास के बारे में। ये है आपके सामने इंजेती श्रीनिवास, जो क्या करेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल मिनिस्टर के तहत एक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे दोस्तों। स्थापना जरूर ध्यान रखें, हाल ही में इसी साल इसकी स्थापना हुई है। कब स्थापना हुई है? 27 अप्रैल 2020 को हुई है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा? और अपने साथियों के साथ इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।